हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, आज हमारे फाइनली मनी एंड बैंकिंग की लास्ट क्लास है, येट सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। ठीक है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि यार देखो, हमने शायद सेकंड क्लास में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। उसमें जो लास्ट फंक्शन था ना, मॉनिटरी पॉलिसी, मैंने उसी वक्त आपको बोला था डिटेल्ड क्लास आएगी उसकी। और आज वो डिटेल क्लास है, क्योंकि ये जो टॉपिक है 100% लिखवा लो, मेरे से एग्रीमेंट साइन करवा लो, पेपर में आएगा। क्योंकि ये सेम जो टॉपिक है आप अपने इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हो, एज इट इज डिट्टो। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से यार, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझिए। क्योंकि पेपर में आ जाते हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं जो आपके सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है हमारा? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? देखो यार, जब भी हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल होती है ना, और नॉर्मली हम अनस्टेबल कब बोलते हैं इकोनॉमी को? व्हेन देयर इज टू मच इन्फ्लेशन एंड टू मच डिफ्लेशन। थोड़ा बहुत हो रहा है, विद इन लिमिट्स हो रहा है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, होना भी चाहिए। इन्फ्लेशन होना अच्छी बात होता है कंट्री के लिए, याद रखना। इट शोज कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तभी वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये फैक्ट है, ये चीज थोड़ा, लेकिन विद इन लिमिट्स, एंटिसिपेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा होना चाहिए इन्फ्लेशन से। लेकिन अगर हमारी जो इन्फ्लेशन है वो लिमिट्स क्रॉस कर जाए, या डिफ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन होगी, तो कहीं ऐसे गुड्स हैं जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा नहीं अफोर्ड कर पाएगा, जो नेसेसिटी गुड्स हैं, तो वो भी बहुत गलत बात हो जाएगी। और डिफ्लेशन ज़्यादा होगी तो बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट नहीं बचेगा, तो वो भी छोड़ के जाता जाएगा, तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट और कम होती जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए जब भी हमारी इकोनॉमी स्टेबल अनस्टेबल होती है, तो एकदम से आरबीआई आ जाता है और बोलता है अभी हम जिंदा हैं। जी हाँ, क्योंकि उसके हाथ में ये पावर है कि वो चाहे तो इस अनस्टेबल इकोनॉमी को स्टेबल कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, और लास्ट क्लास में हमने करा था क्रेडिट क्रिएशन। तो अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि हु हैज द रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, या हु डज क्रेडिट क्रिएशन, तो द आंसर वुड बी कमर्शियल बैंक। बट इफ द क्वेश्चन कम्स हु इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, हु कंट्रोल्स क्रेडिट क्रिएशन, द आंसर वुड बी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के हाथ में पावर होती है कि वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कर सकता है, और इसी क्रेडिट क्रिएशन के कंट्रोल से वो इकोनॉमी को स्टेबल बनाता है। ठीक है। मतलब वो टेक्निकली किसको कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। दैट इज व्हाई द नेम इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इन वेरियस वे। बड़े सारे वेज होते हैं, वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। द टूल्स यूज बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो जितने ज्यादा उसके बाद जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है? इट कंट्रोल्स द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द सीआरआर और बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। Qualitative tools include persuasion by central bank in order to make commercial banks discourage or encourage lending, which is done through moral suasion, margin requirement, etc. तो मोटा मोटा क्वांटिटेटिव, जिनको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, कई टाइम से यूज होते आ रहे हैं, और इनको क्वांटिटेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑल टुगेदर किसी स्पेसिफिक क्रेडिट को या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन को अफेक्ट नहीं करते, ये सबको अफेक्ट करते हैं। दैट इज वाई क्वांटिटेटिव। ये पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई की क्वांटिटी को ही बढ़ाएंगे या कम करेंगे। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, एलआरआर, एक्सेट्रा। और यही अगर हम क्वालिटेटिव मेजर्स की तरफ जाएं, जिनको सिलेक्टिव बोला जाता है। सिलेक्टिव क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रेडिट या एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन को भी चेंज कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई द नेम क्वालिटेटिव मेजर्स। एक क्वालिटी ऑफ लोन को भी चेंज कर सकते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। इवन दो क्वालिटेटिव हमारे पेपर में नहीं आते, इतने नहीं आते, ले देकर एक ही आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मेन जो है क्वांटिटेटिव है, तो इसको तसल्ली से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव में सबसे पहले उठाते हैं बैंक रेट, क्योंकि इजीएस्ट ऑफ ऑल इज बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखो, जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ती है, अब कमर्शियल बैंक्स को क्यों पैसों की जरूरत पड़ेगी? बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है। यार देखो, कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास ना लोन की डिमांड बहुत आती है, लेकिन इतने डिपॉजिट्स नहीं आते हैं।
इतने डिपॉजिट्स नहीं आते हैं। ठीक है, इकॉनमी मंदी चल रही है, वट एवर द रीजन इज, लोग अभी पैसा सेव नहीं कर रहे, ये वो एक्सेट्रा, तो कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इट इज वन ऑफ द रीजन। तो वो क्या करेगी, हमने पढ़ा हुआ है कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगी, लास्ट रिजॉर्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। इस रेट को बोला जाता है बैंक रेट। जब भी कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपको एक्सप्लेन करने को आ जाएगा पेपर में, तो डायरेक्ट उसके चेंजेस पे मत चले जाना, सबसे पहले एक्सप्लेन करना कि वो होता क्या है। कि जब तक टीचर को आप यही नहीं बताओगे कि यार ये चीज है क्या, तो उसके चेंज को अच्छे से कैसे डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट, जब ये आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है, ये अगर बैंक रेट बढ़ा दे, जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, तो ये लोन जो कमर्शियल बैंक ले रही है उसके लिए महंगा हो जाएगा। अब वो ये महंगे लोन के साथ कोप अप कैसे करेगी, आप खुद बताओ। अगर बैंक रेट बढ़ रहा है, सपोज करो बीआर लिख देता हूं इसको, अगर बैंक रेट बढ़ रहा है तो वो कोप अप कैसे करेगी इस पर्टिकुलर केस में? वो या तो अपना लेंडिंग रेट बढ़ा देगी, ठीक है जी, जो लोन का रेट होता है वो बढ़ा देगी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो वो लोन का रेट बढ़ा देगी, ठीक है, जिस पे वो लोन दे रही है, या फिर डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। क्यों? क्योंकि भैया उसे अपना प्रॉफिट भी तो बचाना है ना। तो अगर उसको पीछे से ही लोन महंगे मिल रहे हैं, या तो वो आगे भी लोन महंगे बेचेगी, जिसको हम लेंडिंग रेट बोलते हैं, ठीक है, और या फिर डिपॉजिट जिसको हम बोरोइंग रेट बोलते हैं वो कम कर देगी, ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बच जाए, बढ़ जाए। अल्टीमेटली इन दोनों चीजों से होगा क्या, उसके रिजर्व कम होंगे। ठीक है, उसके रिजर्व कम होंगे, क्योंकि अगर लोन रेट बढ़ा देगी तो लोन कम लेंगे लोग, और डिपॉजिट रेट कम कर देगी तो लोग डिपॉजिट कम करेंगे बैंक्स के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके रिजर्व्स कम होंगे और मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन का इफेक्ट अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा डिपॉजिट्स आए, ये हमने देखा है लास्ट क्लास में, इनिशियल डिपॉजिट से इतने मल्टीपल डिपॉजिट्स बना दिए थे, तो इतने सारे डिपॉजिट आएंगे तो कितने डिपॉजिट्स बन जाएंगे, ठीक है, कितने क्रेडिट बन जाएगा। लेकिन जब डिपॉजिट ही कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कम होगी, दैट मींस मनी सप्लाई कम होगी। तो आरबीआई कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग बैंक रेट। तो इनवर्स रिलेशन हो गया, मनी सप्लाई कम करना है तो बैंक रेट को बढ़ा देंगे, दिस रिड्यूसेस द रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक एंड हेंस डिक्रीजेस द मनी सप्लाई। और इसी का उल्टा हो जाएगा आपका ऑपोजिट में, भैया उसको अगर सस्ते में मिलेगा तो वो लोन रेट जो है वो कम कर देगी, या फिर डिपॉजिट रेट बढ़ा देगी, और रिजर्व्स उसके पास जो है वो बढ़ जाएंगे, और अल्टीमेटली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो कैसा रिलेशन है, एक इनवर्स रिलेशन है बैंक रेट में एंड मनी सप्लाई में, बैंक रेट में एंड मनी सप्लाई में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू सीधा आ जाता है, रिलेशन बताओ कैसी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे पूरी वर्किंग होती है। ठीक है, बैंक रेट एंड मनी सप्लाई में। अच्छा, मैंने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्यों बोला था, क्योंकि अल्टीमेटली मनी सप्लाई अगर ज्यादा होगी इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन हो सकती है ज्यादा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा हो, सामान उतना ही हो तो बढ़ेंगे, और मनी सप्लाई कम हो तो डिफ्लेशन हो सकती है। तो अगर डिफ्लेशन चल रही है तो उसे मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो ये कर देगी। ठीक है, अब मैं अभी सिर्फ इसके बाद मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं बोलूंगा, सिर्फ अभी बोल रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं पढ़ना होता, वो हम इनकम डिटर्मिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के केस में वो बैंक रेट बढ़ा देगी जिससे मनी सप्लाई कम हो, एंड डिफ्लेशन के रेट में कम कर देगी। मूविंग ऑन टू सेकंड मेथड, सेकंड टूल। ये सारे क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं हम, ये सारे क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं, जब क्वालिटेटिव आएंगे मैं मेंशन कर दूंगा। लीगल रिजर्व रेशियो, ये हमने क्रेडिट क्रिएशन में ही पढ़ा था, और वहां तो हमने सीधा ही पढ़ा था कि मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन का तो फॉर्मूला ही होता है 1/LRR। तो यहीं से हमें पता चल गया इनवर्स रिलेशन है अगेन। ठीक है, किसके बीच में, लीगल रिजर्व रेशियो एंड मनी सप्लाई में, ये तो हमें उसी वक्त पता चल गया था। अभी क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, इसको वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। इसमें दो आती है, एक होती है कैश रिजर्व रेशियो, कितना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, ठीक है, और कैश की फॉर्म में रखना होता है, इसलिए नाम है कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि इतना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स आपको अपने पास एज फॉर सेल्फ, ठीक है, और ये आप लिक्विड किसी एसेट में रख सकते हैं, हेंस द नेम लिक्विडिटी। और इसमें क्या होता है, वो रेशियो इंक्रीज कर देती है सो दैट उसकी लेंडिंग एबिलिटी कम हो। आप खुद समझो,
अगर वो लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ा दे, लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ा दे, तो उससे क्या होगा, उससे लोन्स कम दे पाएगी, क्योंकि ज्यादा रिजर्व रखने की जरूरत है। जितना डिपॉजिट आ रहा है, अगर सपोज करो पहले 10% था एलआरआर, अब 20% हो गया, तो 100 रुपए के डिपॉजिट का अगर पहले 90 एज अ लोन दे सकते थे, अब सिर्फ 80 दे पाएंगे। ठीक है, तो लोन्स कम हो गए। अब लोन्स कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोन्स क्रेडिट की वजह से ही तो वो आगे और क्रिएट कर पाती है क्रेडिट, तो वही कम हो गया तो ओवरऑल इफेक्ट तो कम हो जाएगा ना। एंड सिमिलरली अगर वो एलआरआर कम कर दे तो लोन्स लेंडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी बैंक्स की, लोन्स ज्यादा जाएंगे, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, देखो ये लास्ट वाला देखना होता है, ऑपोजिट एरो दिख रहे हैं तो इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये दिस इज द वे लीगल रिजर्व रेशियो, जो हमने क्रेडिट क्रिएशन में ही पढ़ा था, वो तो सिंपल फॉर्मूला ही पढ़ा था, तो ऐसे काम करता है इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, अगला चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपका एडू कैप्टन का एकेडमिक टाइम टेबल। ठीक है जी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे वीडियोस आपको मिलती जाएंगी, आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, एक एक चीज प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताती है फैकल्टी, और उसके बाद एडू कैप्टन का एप्लीकेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल ही रहा है भैया, प्ले स्टोर पे जाओ, फ्री कोर्स आपको दिख जाएगा, हर एक आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के फोल्डर बने हुए उसमें चैप्टर वाइज, और उसके नोट्स भी हैं, और डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट नोट्स के नीचे मिल ही जाएंगे। तो मतलब इससे बेटर तो अ स्टूडेंट कैन नॉट आस्क, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। चलिए, तो अगला जैसा मैंने बताया था ओपन मार्केट ऑपरेशन, और यही सबसे ज्यादा पेपर में आता है, ये बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आने वाला ही यही होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है ओपन मार्केट, खुली मार्केट में, तो खुली मार्केट ये नहीं आपकी ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट या किसी होलसेल मार्केट में जाके कुछ करेंगे। ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट का मतलब होता है बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जी हाँ, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज निकालती है जो आरबीआई के थ्रू बेचती है। आप ये सेम चीज पढ़ोगे अपने बिजनेस स्टडीज में, एक चीज होती है फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में, ट्रेजरी बिल्स करके, टी बिल्स, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स, तो पब्लिक एज वेल एज कमर्शियल बैंक दोनों से वो बाय एंड सेल करती है। अब वो बाय करती है, सेल करती है, वो डिफरेंट ओकेजन पे डिपेंड करता है। दिस परचेज एंड सेल इज entrusted टू द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। व्हेन आरबीआई बाइज गवर्नमेंट बॉन्ड इन ओपन मार्केट, इट पेज फॉर गिविंग इट बाय चेक। अच्छा, ये वर्किंग बता रहे हैं, अब ध्यान से देखना इस। अब आरबीआई जब परचेज करेगी, परचेज कर रही है मतलब उनसे आरबीआई बाइज अ गवर्नमेंट बॉन्ड इन ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट में जब जाके वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगी, किससे खरीदेगी, या तो पब्लिक से खरीदेगी या कमर्शियल बैंक से खरीदेगी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आरबीआई ने जब परचेज करे सिक्योरिटीज, तो वो क्या करेगी, वो चेक के थ्रू पेमेंट करेगी उनको, या फिर सीधा उनके अकाउंट में। अब तो चेक के थ्रू नहीं होता, अब तो सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, या फिर अकाउंट ट्रांसफर। अच्छा, इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व बढ़ेंगे, अगर सीधा अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है या चेक भी मिल रहा है तो रिजर्व बढ़ रहे हैं ना, सीधा रिजर्व से क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन और बढ़ेगा, मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगा। दैट मीन्स वेन एवर आरबीआई वॉन्ट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, वट इट विल डू, इट विल बाय और इट विल परचेज द सिक्योरिटीज। ये बात याद रखिएगा, इट विल परचेज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द open market, either from the general public or from the commercial banks. This check increases the total amount of reserves in the economy and thus increases the money supply. Similarly, अगर उसको मनी सप्लाई कम करना है तो वो सेल करेगी, सेल करेगी तो जो लोगों के हाथ में पैसा है, मतलब उनके बैंक के थ्रू आजकल पेमेंट करनी होती है, तो अगेन अकाउंट पेमेंट करेंगे आप लोग, वो आरबीआई बता देगा जी इस अकाउंट में ट्रांसफर करो और उसकी रिसिप्ट दिखा दो। उससे क्या होगा, यहाँ पर रिजर्व्स बढ़े थे तो यहाँ पर रिजर्व्स जो है वो आपके कम हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली मनी सप्लाई कम जब रिजर्व्स कम हो गए। ठीक है, तो दस इंक्रीजेस मनी सप्लाई एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड बाय आरबीआई टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस लीड्स टू रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स एंड हेंस द मनी सप्लाई डिक्रीज। अरे एक बात समझो, जैसे सपोज करो एक बहुत अमीर आदमी है, उसका एक बहुत ही खर्चीला बेटा है, ठीक है जी, और वो बहुत पैसे खर्चता है। अब वो बहुत पैसे खर्च रहा है और उसके पापा बड़ी टेंशन में है, यार ऐसे तो ना ये मतलब बहुत बिगड़ जाएगा, बहुत कहीं कुछ भी जो इसको लेना होता बिना कुछ प्राइस देखे वेखे ले लेता है। तो ऐसे में उसके पापा क्या करेंगे, ठीक है,
वो क्या करेंगे, वो उसको एक चीज बताएंगे कि मेरे बच्चे अगर तू ये सेव करेगा तो मैं तुझे इस पे इतना इंटरेस्ट दूंगा। बच्चे के मन में लालच आता है कि यार मुझे जो पैसा है वो बढ़कर मिलेगा फ्यूचर में, क्यों ना मैं इनको दूं इतना। अब वो क्या है, वो खर्चने के बजाय अपने पापा को दिए जा रहे हैं, उसके पापा उसको इंटरेस्ट जोड़ते रहते हैं, और जब पैसा देने की बारी आती है फिर लालच दे देते हैं कि अब मैं तेरे को इस पे डबल इंटरेस्ट दूंगा, अच्छा ट्रिपल दूंगा। तो वो जोड़ता रहता है। इससे क्या होता है, उसके हाथ में पैसा कम, अल्टीमेटली खर्चेगा कम, खर्चेगा कम तो डिमांड कम, इन्फ्लेशन कम। अब अगेन इन्फ्लेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ सो दैट आपको सारी वर्किंग समझ में आए और ये एक्चुअल में होता है। कई बच्चे पूछते हैं सर हम ये थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली होता है? होता है मेरी जान, बिल्कुल होता है। आप देखना कई बार भी जब भी इकोनॉमी में आरबीआई अपना ये एलआरआर बढ़ा रही है, एलआरआर कम कर रही है, अपने सिक्योरिटीज निकाल रही है, बेच रही है, तो उसके पीछे उनका यही लॉजिक होता है, मनी सप्लाई को कम करना या बढ़ाना। तो जब भी उसको मनी सप्लाई बढ़ाना है, वो लोगों के हाथ में पैसा देगी ना, मनी सप्लाई तो तभी बढ़ेगा जब बैंक्स में रिजर्व बढ़ेंगे। और रिजर्व कैसे बढ़ेंगे? जब आप उनसे सिक्योरिटीज खरीद के उन्हें पैसा दे दोगे उनके अकाउंट में, तो आपके रिजर्व जो है वो बढ़ जाएंगे। सिमिलरली मनी सप्लाई कम कर कैसे करेंगे? जब उनके जो हाथ में पैसा, मतलब उनके बैंक में पैसा, वो कम करे, रिजर्व्स कम करे। अच्छा रिजर्व्स कैसे कम करेंगे? जब उनसे पैसा ले लेंगे। ऐसे तो बोल नहीं सकते, डाकू तो है नहीं भैया। इवन दो उसने शुरू में बोल दिया आरबीआई ने अभी हम जिंदा है, लेकिन डाकू तो नहीं है ना, हाँ भाई इतने खोके दे जाइयो नहीं तो तेरी फैमिली उठा लूंगा ये वो। तो कुछ तो देना पड़ेगा ना सामने से। तो वो सिक्योरिटीज देती है, मतलब सिक्योरिटी सेल कर रही है और बदले में पैसा ले रही है। वो पैसा होल्ड करके रख लेती है ताकि इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा, रिजर्व्स कम होंगे तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक होता है आउटराइट और एक होता है रेपो। आउटराइट जो होता है वो होता है विदाउट स्पेसिफिकेशन। आउटराइट जो होता है वो होता है विदाउट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन एज इन कि जब वो उनसे खरीद रही है तो ये नहीं बताएगी कि कब उन्हें वापस देगी वो सिक्योरिटीज, और जब वो उन्हें बेच रही है तो ये नहीं बताएगी वापस उनसे कब खरीद लेगी, तो विदाउट स्पेसिफिकेशन। और रेपो में विद स्पेसिफिकेशन, जैसे आपके सॉरी जैसे आपके अकाउंट्स में वो होते हैं शेयर्स एंड डिवेंचर। डिवेंचर्स में स्पेसिफाइड होता है कि इतने टाइम बाद मैच्योर हो जाएंगे, शेयर्स में नहीं होता, तो ऐसा टाइप लगा लो। आउटराइट में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, रेपो में स्पेसिफिकेशन होती है। तो आउटराइट जो है ना वो परमानेंट इफेक्ट क्रिएट करता है मनी सप्लाई पे। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर परमानेंट इन नेचर। तो जब भी आरबीआई को परमानेंट इफेक्ट डालना है मनी सप्लाई पे तो वो आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है। मतलब सिस्टम सारा ऊपर की तरह जो हमने वर्किंग देखी वो सारी सेम ही रहती है, बस ये जो सिक्योरिटीज खरीद रही है उनसे उनको पैसा दे रही है या बेच रही है उनसे पैसा ले रही है, तो स्पेसिफाई नहीं करती है कि सेल करते, जब उन्हें सेल करा तो उनका उनसे कब वापस परचेज करेगी, या जब उनसे परचेज करा तो कब वापस उन्हें सेल करेगी, ताकि एक परमानेंट इफेक्ट रह जाए और गवर्नमेंट को, आरबीआई को जब लगे कि यार हाँ अब वापस करने की जरूरत है तो तब वो इसका रिवर्स कर देती है। तो व्हेन दी सेंट्रल बैंक, अच्छा ये सारा आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो ये मत समझना कि सर तो ये तो अलग ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाकी टीचर्स ये सब नहीं पढ़ाते। स्पेसिफिकेशन विद एंड विदाउट, आउटराइट, रेपो, हाल ही एक आधे ने पढ़ाया होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स वे हो जाता है समझने का। बट आई ऑलवेज स्टिक टू एनसीईआरटी। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना एनसीईआरटी, यार कल को पेपर में ऊंच नीच हो गया, अपने पास है ना भैया सरकारी बुक है, देख लो आ जाओ। तो outright open market operations are permanent in nature when the central bank buys these securities, thus injecting money into the system. It is without any promise to sell them later, without specification, without any promise. Similarly, when central bank sells these securities, thus withdrawing money from the system, it is without any promise to buy them later. As a result, injection or absorption of the money is of permanent nature. ठीक है, तो ये होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन पेपर में आपको आउटराइट या रेपो तब तक नहीं बताना जब तक क्वेश्चन में ना बोले। आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन बताना है तो सिर्फ आप एक्सप्लेन करोगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बस इतना पैराग्राफ। और ऐसे करके अलग से वर्किंग भी बता दोगे कि जब मनी सप्लाई बढ़ाना है तो परचेज कर लेगी सो दैट रिजर्व्स बढ़ जाए, और मनी सप्लाई कम करना है तो सेल कर देगी सो दैट रिजर्व्स कम हो जाए, बस। ठीक है, अब जो हम रेपो की बात कर रहे थे उसमें उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है, जिसमें दो रेट आते हैं। एक होता है रेपो रेट जिसको रीपर्चेज रेट बोलते हैं, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट जिसको रिवर्स रीपर्चेज रेट बोलते हैं। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशन इन विच द सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज। दिस एग्रीमेंट ऑफ परचेज ऑल्सो हैज स्पेसिफिकेशन अबाउट डेट एंड प्राइस ऑफ रीसेल ऑफ द सिक्योरिटी। रीपर्चेज तभी वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर।
तो दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड रीपर्चेज एग्रीमेंट ऑफ रेपो। तो जब भी आरबीआई को टेम्परेरी नेचर का इफेक्ट डालना है, कैसा डालना है, टेम्परेरी नेचर का इफेक्ट, तो वो इसके थ्रू, रेपो के थ्रू सिक्योरिटीज इशू एंड सेल करती है एंड परचेज करती है। लेकिन अगर परमानेंट डालना है तो आउटराइट वाला सिस्टम होता है। वर्किंग सारी सेम है, डिट्टो है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम एज इट इज, सेम। ठीक है, बस इसमें इंटरेस्ट रेट मेंशन हो जाता है। तो जिस रेट पे वो वापस उनसे द इंटरेस्ट रेट एट विच द मनी इज लेंट इन दिस वे इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि उसको अगर मनी सप्लाई जो है वो कम करना था, मनी सप्लाई कम करने के लिए वो क्या करती है, वो सेल करती है सिक्योरिटीज, और साथ में अगर रेपो के अंडर है तो वो रेट भी बता देती है। क्या करती है, वो रेट भी बता देती है। तो वो जो रेट होता है वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। The central bank may sell the securities through an agreement which has specification about the date and price at which it will be repurchased. This type of agreement is called reverse repurchase agreement or reverse repo rate. The rate at which the money is withdrawn in this manner is called reverse repo rate. Money withdraw कर लिया। अच्छा, ये जो रेपो वाला सिस्टम होता है ये ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स को करके होता है, नॉट द पब्लिक। जब परमानेंट इफेक्ट डालना है तो जनरली पब्लिक, और जब टेम्परेरी इफेक्ट डालना है तो कमर्शियल बैंक। तो अगर हम रेपो रेट देखें तो रेपो रेट होता है जब मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो जिस रेट पे वो सिक्योरिटीज परचेज करेगी उनसे, उसको बोलते हैं रेपो रेट, रीपरचेज रेट। तो अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशन, दिस एग्रीमेंट ऑफ परचेज ऑल्सो हैज स्पेसिफिकेशन अबाउट डेट एंड प्राइस ऑफ रीसेल ऑफ दिस सिक्योरिटी। This type of agreement is called repurchase agreement or repo. The interest rate at which the money is lent in this way is called repo rate. तो जब भी उनको लग रहा है कि यार कमर्शियल बैंक्स को पैसे देने चाहिए, हमें मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए, तो वो उनसे सिक्योरिटीज खरीद लेगी। ठीक है, वो उनसे सिक्योरिटीज खरीद लेगी और उसके बदले में एक रेट पे उन्हें पैसा दे देगी। अच्छा, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अच्छा, वो रेपो रेट बढ़ा देगी। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, रेपो रेट बढ़ाने से मोर एंड मोर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दो सिक्योरिटीज टू द आरबीआई, और उनको लगेगा यार अच्छा पैसा मिल रहा है, कर दो, तो उनको वो पैसा उनसे ले लेगी और उन्हें सिक्योरिटीज दे देगी। तो आरबीआई ने उनसे सिक्योरिटीज परचेज कर ली सो दैट मनी सप्लाई बढ़ जाए इकोनॉमी में। ठीक है, और सिमिलरली जब उन्हें लगे कि यार कमर्शियल बैंक तो बहुत ज़्यादा लोन देने लगी है, इससे इन्फ्लेशन बहुत हो रही है, तो उनको फोर्स करती है कि आप हमें पैसा दो और हमसे ये सिक्योरिटीज लो। कैसे देगी, अगेन रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर, ठीक है, तो उससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगी तो कमर्शियल बैंक को लगेगा कि यार ये हमारी सिक्योरिटीज का अच्छा पैसा मिलेगा आगे जाकर, अभी नहीं आगे जाकर, तो इसको हम अभी परचेज कर लेते हैं, मतलब आरबीआई उन्हें सेल कर देगी। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आपको इतना नहीं करना। मैं आपको चलो सिंपल सा बता देता हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल सा बता देता हूँ, इसको भूल जाओ। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए रिवर्स रेपो रेट ये सब क्या कहानी होती है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल वे में मैं आपको इसको बता रहा हूँ। जब भी मनी सप्लाई कम करनी है, ठीक है, तो आप समझो रेपो रेट हो या फिर रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों बढ़ा देंगे। अब उनके लिए क्या होगा, सिक्योरिटीज जो है कमर्शियल बैंक्स के लिए, मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वो सिक्योरिटीज बेचकर अगर सेंट्रल बैंक से लोन ले रही हैं तो वो महंगा हो जाएगा, जिस वजह से वो आगे लेंडिंग रेट भी बढ़ा देंगे या फिर डिपॉजिट पे रेट कम कर देंगे और अल्टीमेटली रिजर्व्स कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। आपने पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना जैसे हमने बैंक रेट में किया था। सिमिलरली अगर उन्हें मनी सप्लाई जो है वो बढ़ाना है इकोनॉमी में, तो वो रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट जो है वो कम कर देंगे, सो दैट लेंडिंग रेट जो है वो भी कम हो जाए, रिजर्व्स जो है वो बढ़ जाए और अल्टीमेटली मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में बढ़ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये सारी कहानी क्या है, कैसी है, और आपको ऐसे ही पूरा एक्सप्लेन करना है। पहले उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है और फिर आप उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हमारे अगले मेथड पे। हमारा बैंक रेट हो गया,
हमारा लीगल रिजर्व रेशियो हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, और क्वांटिटेटिव में इतने ही आते हैं बस। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वालिटेटिव। लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी क्वालिटी चीज आप लोगों के लिए कि यार एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज हैं वो लाइव है जो उन्हें जाकर देखिए कौन सा कोर्स अभी चल रहा है। आपके मतलब का कोर्स है, जो कि ऑब्वियसली होगा, अगर आप अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके मतलब का ही कोर्स होगा, तो वो आप उसमें एनरोल कर लीजिए। अपना स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर इंक्वायर भी कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, और भैया 5 डेज मनी बैक गारंटी चल रहा है। इसका तो फायदा आपको उठाना ही चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स जो है वो हमारे लिए वाउच करते हैं, जिसमें AIR1 CUET 2022 एडू कैप्टन का बच्चा था, IPMAT 13, 24, 37 एडू कैप्टन का बच्चा था, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC, और 2023 में तो हमें SRCC का फैक्ट्री टैग भी दे दिया गया है। ठीक है, तो यार आप भी अगर ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं तो टू ज्वाइन विद एडू कैप्टन, और हम मिलकर जाएंगे। ठीक है, आप नहीं जाओगे, हम मिलकर जाएंगे। ये जो जिंदगी होती है, जर्नी होती है, दोनों मिलकर जीते। चलो, तो अब चलते हैं हमारे क्वालिटेटिव। तो ये फाइनली आपका क्वालिटेटिव यहाँ पर जो है वो आ चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब क्वांटिटेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस ये पहले वाला इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार मैंने देखा पेपर में आ जाता है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? यार देखो, जब भी आप लोन लेने जाते हो, फ्री फंड का लोन मिलता है नहीं ना। नॉर्मली आपको एक कोलैटरल देना पड़ता है, या फिर मैं बोलूं कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कोई एसेट जो बैंक समझे वैल्यूएबल, दैट कैन बी गोल्ड, दैट कैन बी एनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ठीक है, और नॉर्मली ये जो सिक्योरिटी, ये कोलेटरल, ये जो होता है वो लोन के अमाउंट से ज्यादा होता है। ठीक है, आपको ज्यादा ही रखवाओगे ना, कम पे थोड़ा ना दे देंगे वो। अनसिक्योर्ड लोन में मिलते हैं, आई नो, लेकिन वो गिने चुने ही मिलते हैं, एजुकेशन लोन और ये सब। तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, जैसे 100 रुपए का लोन दिया, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर अगेंस्ट द लोन, जैसे 120 रुपए, इसको बोलते हैं, ये जो 20 का आया, ये 20 को मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन क्या बोलते हैं इसको? मार्जिन। ठीक है, और गवर्नमेंट को जब, RBI को जब मनी सप्लाई कम करना है, मनी सप्लाई कैसे कम करेंगे? जब लोन कम होंगे। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करती है? ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है। पब्लिक को बोलेगी अगर आपको 100 रुपए का लोन लेना है, तो पहले अगर 120 की सिक्योरिटी थी, 20 मार्जिन था, अब 40 मार्जिन है। दैट मीन्स 140 का आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब जिसके पास नहीं है वो नहीं ले पाएगा, जिसके पास कम है वो कम लोन ले पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? मनी सप्लाई कम होगी। तो इसमें भी हमें कैसी रिलेशन देखने को मिल रही है? इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, और सेम आपका, अच्छा उसमें लिखना रह गया, उसमें भी, इन दोनों में भी आपको इनवर्स रिलेशन मिल रही है। ठीक है, तो मनी सप्लाई कम करनी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, मनी सप्लाई बढ़ानी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगी। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे, फिर उसकी वर्किंग को। अच्छा, मार्जिन रिक्वायरमेंट ही आता है वैसे तो ज़्यादातर, उसके अलावा नहीं आता। बाकी उसके अलावा मैं बता देता हूँ, एक होता है मॉरल सुवेजन। मॉरल सुवेजन में बस सेंट्रल बैंक जाके कमर्शियल बैंक को बताती है कि यार हमारी इकॉनमी ऐसे चल रही है, तो आपके लिए मतलब हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा होगा अगर आप अपनी पॉलिसीज हमारी पॉलिसीज के साथ अलाइन करके चलोगे, ऑपोजिट नहीं चलोगे। ठीक है, तो ये मॉरल सुएजन होता है। दूसरा होता है क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग का मतलब होता है लिमिट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है लिमिट लगा देती है कमर्शियल बैंक्स की पावर पे, लेंडिंग पावर पे, कि आप इस कैटेगरी जो खासकर नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, जैसे कोई होम लोन ले रहा है, अब होम लोन एक नॉन प्रोडक्टिव है, उससे इकोनॉमी का फायदा नहीं होगा। अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बने जो बिजनेस इन लोन लेते हैं तो फायदा भी है। ठीक है, तो ऐसे में वो लिमिट लगा देती है कि नॉन प्रोडक्टिव लोन्स पे आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे पाओगे, इतना % ऑफ डिपॉजिट ही आप लोन दे सकते हो, उसको क्रेडिट राशनिंग बोलते हैं। अगेन वो कर्टेल कर देती है पावर को, लेंडिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये क्रेडिट राशनिंग है जो क्वालिटेटिव में आ जाता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन्स को हिट कर रहे हैं। तो यही 3 आपने पढ़ने होते हैं आपके क्वालिटेटिव मेजर्स में। ठीक है यार, मेरे मन को ना संतुष्टि नहीं मिली, मैं एक बार ही ना दोबारा आपको ये रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बता दूंगा। तो रेपो रेट में क्या होता है, जब वो उनसे सिक्योरिटीज, देखो सिंपल सी बात है, उनसे सिक्योरिटीज खरीद रही है और उन्हें पैसा दे रही है। तो बेसिकली ये समझ लो कि जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत है, वो RBI को सिक्योरिटीज बेच सकती है। RBI खरीद रही है तभी परचेज लिखा हुआ है, और जिस रेट पे वो खरीदती है
उसको रेपो रेट बोलते हैं। स्पेसिफिक रेट होता है, टाइम भी दिया होता है कि इतने टाइम बाद आपको आपकी सिक्योरिटीज मिल जाएंगी और हमें पैसे दे देना। तो अब देखो इनवर्स रिलेशन है, अगर आरबीआई उन्हें ज़्यादा रेट ऑफर करेगी तो उन्हें तो यार ये लगेगा ना कि यार ये अच्छा रेट, सॉरी, ये हमें अच्छा रेट दे रहे हैं, ठीक है, रेपो रेट जब भी बढ़ेगा तो ये अच्छा रेट दे रहे हैं, तो वो आगे लेंड कम करेंगे ना। आप समझो इस बात को, वो आगे लेंड कम करेंगे, ठीक है। लेंड कम करेंगे तो रिजर्व्स ऑटोमेटिकली कम और मनी सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा। जब भी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है वो सिक्योरिटीज दे रही है। अच्छा, आरबीआई ने जो है रेट बढ़ा दिया तो उनके लिए महंगा हो गया कमर्शियल बैंक्स के लिए उससे पैसा लेना सिक्योरिटीज देकर, तो वो आगे लेंडिंग रेट भी बढ़ा देगी, रिजर्व कम मनी सप्लाई कम, बैंक रेट जैसा है। उसमें बिना कोई सिक्योरिटी के लोन ले रहे थे, इसमें सिक्योरिटी। और जब भी सपोज करो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा है और इतने लोन्स की डिमांड नहीं आ रही मार्केट में, ठीक है, तो उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि वो आरबीआई से सिक्योरिटीज खरीद ले और एक रेट पे वो पैसा दे दे उन्हें, और कुछ टाइम बाद उसको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और वो वापस पैसा भी मिल जाएगा। उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब अगर आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक्स को लगे यार हमारे पैसे पे तो ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो हम आगे लेंड कम करते हैं, ठीक है, और हम इसी को देते रहते हैं क्योंकि उधर तो हमारा रिस्क भी है, यहाँ तो पैसा भी नहीं डूबेगा। तो उससे क्या होगा, वो लेंड कम करेंगे, रिजर्व्स कम होंगे और ऑटोमेटिकली क्या होगा, मनी सप्लाई कम। एंड सिमिलरली ऑपोजिट जो है रिवर्स एक्ट करेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि भैया बच्चों को अगर लग रहा था नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर हमारी क्लास आज की समाप्त होती है और मनी एंड बैंकिंग चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। और पढ़ते रहिए यार, आप लोग पढ़ते रहिए। मेरा मनी एंड बैंकिंग हो गया, नेशनल इनकम हमने कर लिया, और हमारा जो पहले 3 चैप्टर थे इंडियन इको के हमने वो भी कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और देखते हैं कौन सा चैप्टर करते हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी इनकम डिटर्मिनेशन हाफ ईयरली के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली वही करवाऊंगा ताकि बोर्ड का भी हो जाए और हाफ ईयरली का भी हो जाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया सब्सक्राइब करो चैनल, लीव अ कमेंट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड लीव द कमेंट सो दैट मोटिवेशन मिले और एंथुजियाज्म से पढ़ाऊँ और अच्छी रिसर्च कर करके और इजी वे निकालूँ समझाने के, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।